What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 15 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। काफी कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर जो नई चीज अभी स्टार्ट की है कि एडिटोरियल के साथ में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग कवर करेंगे, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो देखिए सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा, एडिटोरियल का सारा ओवरव्यू देके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलते हैं उसको भी पूरा कवर किया करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर आप लोगों को कवर हो जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर करता हुआ चलूंगा। इसी के साथ में मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कोटेशन रहती है, फिर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा एक एक पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो वीडियो के एंड में पूछ लेना। बाकी 2 क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग के मैं आप लोगों को देता हूं, वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। खासकर जो नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूअस करते रहिए, और जो प्रीलिम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लीजिए पैटर्न। अब प्रीलिम्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिए। अगर लग रहा है कि प्रीलिम्स की ठीक ठाक तैयारी है तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं। डेली 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप लोग जाएंगे वीर तालियान के नाम से जो आंसर राइटिंग ग्रुप बना रखा है, इसमें मैंने संडे और सैटरडे में आप लोगों का निबंध और एथिक्स भी पोस्ट करता हूं, और वैसे रेगुलर 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, एक क्वेश्चन लिख लो, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, 15-20 मिनट निकाल के, कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं। बाकी अपना साइड में प्रीलिम्स को फोकस देते रहो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, और जो नोट्स होते हैं वो एसएलवी पीडीएफ पर मिलते हैं। यानी कि 3 टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें आप लोगों की अलग अलग डिवाइड कर रखी है, एक आंसर राइटिंग हो गया, एक नोट्स वाला हो गया, एक पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए हो गया, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, एक शानदार इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। बात की जा रही है कामयाबी में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। कई सारे बच्चों को लगता है कि हम आईएएस बन जाएंगे तो आईएएस बनने के बाद में बस जिंदगी सफल हो जाएगी, उसके बाद में कुछ नहीं है। भाई साहब जिंदगी वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है बस वो बन के काम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर वालों ने बोला था ना 10वीं कर लो, बस यही है जो कुछ है, इसके बारे में 12वीं कर लो, इसके बाद में ग्रेजुएशन कर लो, तो वही सारी चीजें चलती हैं आगे भी। तो जिंदगी जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलोगे बस शांति में है, बस यार इतना करके काम चल जाएगा, नहीं। आप लोगों को एक प्रोसीजर में पड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में वही काम करना स्टार्ट करो जिस काम को आप लोग एंजॉय करते हो। अगर वो काम आप लोग नहीं करोगे जिसको आप लोग एंजॉय करते हो, तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को बर्डन लगने लगेगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा सर पे यार पता नहीं क्या टोकरा रख दिया किस चीज का, जो कि आप लोगों को चलने नहीं दे रहा आगे। आप लोग ये पैर में ऐसा लगेगा किसी ने बेड़ियां बांध दी है, क्यों? क्योंकि आप लोग उसको एंजॉय नहीं करते। अब आप लोग सोचिए, एक इंसान ऐसा है जिसको सुबह उठना पसंद है, ठीक है, मेरे टाइप का प्राणी। एक इंसान ऐसा है जिसको सुबह उठना पसंद नहीं है, वो किसी और को काउंट कर लो आप लोग। तो यहाँ पर ये इंसान जो है इसको सुबह उठना पसंद है, चाहे कोई काम भी नहीं हो, सुबह उठना है, अपना एक आदत है, अब अच्छा लगता है सुबह उठना, ठीक है। एक ऐसा जिसको रात तक देर तक जगना पसंद है, एक आदत है, मजा आता है रात को देर तक जगने में। तो दोनों को अगर इनकी नेचर के अपोजिट में अगर आप लोग लेकर जाएंगे तो वहां पर रिग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आदतें जो होती हैं वो इंसान को हमेशा अच्छी बनानी चाहिए। अगर आप लोगों को मजा आता है रात को देर तक जगने में तो सही है, वहां पर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कतई भी आप लोग ये बोलो कि नहीं हम लोग को सुबह उठ के ही पढ़ाई करनी है और वही अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहां पर कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनी बॉडी को कहां पर आप लोगों ने सेट कर लिया है, बॉडी क्लॉक को कहां पर आप लोगों ने बैठा लिया है। क्योंकि बॉडी क्लॉक जहां पर आप लोगों को सपोर्ट करती है वहां पर करो, खासकर जब एग्जाम पास में हो। अगर कुछ चेंज करना है, उठना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब चीजें अपने पैटर्न में, तो उसके लिए थोड़ा टाइम होता है, उसको टाइम के हिसाब से चलो। फिलहाल एग्जाम का टाइम है, अपने एग्जाम पर फोकस देकर ज्यादा बढ़ो, ठीक है। तो कामयाबी में हमेशा कोमा देखने को मिलेगा, कभी भी फुल स्टॉप आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। कोमा मतलब अभी आप लोगों ने से 10वीं कर ली, कोमा लग गया, 12वीं कर ली, कोमा कर लग गया, ग्रेजुएशन कर ली, कोमा लग गया, कल को चलकर आप लोग किसी पोस्ट पर पहुंच गए, कोमा लग गया, फिर वहां पर जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो कि अच्छा ये अचीवमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो इसलिए उस प्रोसीजर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों को सारी चीजों में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे और काफी अच्छे से इसको एंजॉय भी करोगे। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। तो पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लेता हूं जो कि फ्रंट पेज पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं और जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। फिर हम लोग देखेंगे एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है अभी तृणमूल, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एमएलए हैं जिनके द्वारा अभी एक कमेंट किया गया।
जो बिहारी है हमारे देश में, जो बिहार है उसके अंदर जो बिहारी पाए जाते हैं उनको इनके द्वारा बीमारी बोल दिया गया, ठीक है। तो उसके चलते ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। नॉर्मली ऐसी कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी होगी जब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी बोला गया था बिहारियों को, मतलब दूसरे एरिया से जो आते हैं उनको मारो भगाओ, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बोला गया एक बिहारी 100 बीमारी, तो ये बोला गया इनके द्वारा जो कमेंट किया गया, ठीक है। वैसे जो अपने लिए इनके द्वारा अच्छे अच्छे कमेंट किए गए वो भी है कि एक तरीके से बंगाली जो खून है तो उसके बारे में फ्रीडम फाइटर का खून है, और चौधरी, गुप्ताज, नेताज, ये हमारे बेसिकली तरीके से इनके खून में एक तरीके से बंगाली खून दौड़ता है। मदरलैंड, अपनी जो जमीन है उसके लिए प्यार दिखाओ, वो सारी बातें। तो देखिए ये सारी बातें जो होती हैं ये बहुत ही एक गलत इंपैक्ट सोसाइटी पर डाल कर जाती हैं। तो अगर हम लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर रहते हैं, मान लीजिए मैं आज के डेट में नॉर्थ इंडिया में से साउथ इंडिया में जाकर रहना स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यहाँ पर एक गलत इंसान आ गया है, ठीक है। ये फिर साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में आते हैं बहुत सारे लोग, जैसे आप लोगों ने दिल्ली के अंदर भी देखा होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मतलब वो गलत लोग यहाँ पर आ गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसके चलते यहाँ से तो क्वेश्चन आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो ये फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आप लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार में एक अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग कहीं पर भी देश के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आप लोगों को देश के कहीं भी किसी कोने में जाने से नहीं रोकेगा। अगर आप लोगों को लगता है अंडमान निकोबार पे जाना है, लक्षद्वीप पे जाना है, कन्याकुमारी पे जाना है, या फिर आप लोगों को जम्मू कश्मीर में जाना है, आसाम में इधर जाना है, गुजरात में जाना है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं पर भी जा सकते हैं, आप लोगों को अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहीं पर भी जाकर आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। अगर कल को मुझे लगता है मुझे जाकर सेटल डाउन होना जाना चाहिए केरला के अंदर में, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है ये काम करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कोई एसोसिएशन आप लोग बना सकते हैं, कहीं पर भी जाकर रेजाइड कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर। तो कभी भी अगर ऐसी चीजें आती है कंट्रोवर्सी में, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोगों से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ लेगा सामने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटी में बहुत ही डिटेल में चैप्टर वाइज मैंने कवर कर रखी है, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेना। कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ना, एक तो पार्ट 3 हो गया फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 हो गया डीपीएसपी, और पार्ट जो यहाँ पर 4A हो गया यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इतना बेहतरीन आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलेगा। आज तक का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख लो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन वहां पर आ रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 70 से 80% चांस है कि इसी पोर्शन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इस पोर्शन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना। और रही सही जो कमी पूरी कर देता है वो कर देता है पार्लियामेंट वाला चैप्टर। तो इनको कम से कम सबसे पहले आप लोग कवर कर लो, उसके बाद में फिर चीजों को आगे लेकर चलना। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे प्रॉपर वे में, हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के, भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों को पार्ट 2 में आप लोगों को पता है पार्ट 2 में आप लोगों को पता है कि सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है। और इसमें आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि हम लोग भारतीय नागरिक अपने देश में कहीं पर भी किसी भी तरीके से घूम सकते हैं, पर लेकिन ये जो अधिकार है ये मैक्सिमम भारतीय नागरिक को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने 2 आर्टिकल एक साथ में उठा लिए यहाँ पर। एक तो ये वाले आर्टिकल में जो बातें बता दी मैंने, कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। कुछ और बेसिक बातें, 45वां इंटरनेशनल बुक फेयर जो है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, ये कोलकाता के अंदर देखने को मिल रहा है, और लगभग 23 करोड़ का यहाँ पर व्यापार हो चुका है। तो बुक फेयर का मतलब यही होता है कि सब आकर अपना एग्जीबिशन लगाएं, अपनी अपनी किताबों के बारे में बताएं, और वहां पर अच्छी खासी एक तरीके से खरीद फरोख्त आप लोगों को देखने को मिले। तो ये आर्टिकल मेरा कवर करने का पर्पज क्या था? एक तो ये बताना कि आप लोगों को हमारे संविधान में अधिकार दे रखे हैं। एक और आर्टिकल अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, वो इसी के साथ में मिलता जुलता है, जो आप लोग और अच्छे से कवर कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट जो है वो कानून के बारे में बात की जा रही है कि जो फॉरेनर होते हैं उनके अधिकार क्या होने चाहिए। तो यहां पर डायरेक्ट मेंशन कर रखा है कि हमारे संविधान के हिसाब से बात करें तो आर्टिकल 19 इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर, यानी कि फॉरेनर के ऊपर आर्टिकल 19 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब यहां पर ये हो गया, जो आर्टिकल 19 के बारे में अभी आप लोगों को बात बताई है, ये अधिकार बीइंग ए सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों को यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगा कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि बेसिकली फॉरेनर को अवेलेबल है और हमारे देश वालों को अवेलेबल नहीं है, और कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे देश वालों के लिए ही अवेलेबल है ओनली। तो आप लोग देखिएगा, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन।
तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इंडियन सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ पर ये बाहर के अगर कोई लोग हमारे देश में आता है उनके लिए अधिकार अवेलेबल नहीं है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स ऑफ बर्थ के नाम पर। तो ये आर्टिकल 15 ओनली भारतीय नागरिक यानी कि हम जैसे लोगों के लिए ही है, ये बाहर का कोई यहाँ पर इंसान आएगा उसके लिए नहीं है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा तो है नहीं हम लोग बाहर का कोई इंसान आ रहा है उसको बोलेंगे भाई तू जॉब ले ले गवर्नमेंट, हम तो बाद में देख लेंगे यार, पहले अतिथु देवो भव होना है। ऐसा नहीं है भाई साहब, पहले अपना पेट पूजा बाद में काम दूजा। यानी कि पहले हम लोग अपने देश के नागरिकों को पहले जॉब देंगे जो हमारे खुद के नागरिक हैं, उसके बाद में अगर बचेगी कोई जगह तो फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसलिए आर्टिकल 16 अपने ही देश के लोगों के लिए है। और आर्टिकल 19 तो मैंने बता ही दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कोई बाहर का आकर यहाँ पर दादागिरी दिखाएगा, कुछ भी बोलेगा, हमारे लोगों को लड़ाएगा, वो हम लोग उसको अधिकार नहीं देंगे। हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हम लोग मिलजुल कर, हमारा बिल्कुल ऐसा ही हाल है, अपने में लड़ लेंगे 100 बार, बाहर वाला कोई आएगा तो भाई साहब उसको नहीं कहते कि उसको पटक पटक के मारेंगे। ठीक है, अपने घर में लड़ाई हो रही है, हमारी हो रही है, तुमको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि अपनी लड़ाई अपने आप ही सुलझा लेनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में दो यहाँ पर ये एसोसिएशन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, बाहर वालों को अधिकार नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बाहर वालों को अधिकार नहीं है। उनको तो वैसे ही लिमिटेड अधिकार मिलते हैं, अगर देश के अंदर आते हैं किसी दूसरे के अंदर, कहीं पर जाकर सेटल हो सकते हैं, बाहर वालों को अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं, बाहर वालों को अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इतना है यहाँ पर आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए अलग से मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। पॉलिटी के अंदर में पॉलिटी जब भी आप लोग देखते हैं, कई सारे बच्चे रेगुलर बहुत ही टूट के पॉलिटी देखने का रिवीजन स्टार्ट कर देगा उनके द्वारा, तो डन लिख दिया करो, इससे मुझे पता चल जाता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं तो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आप लोग क्या क्या चीजें देख रहे हो। ठीक है, उसी के हिसाब से चीजें रहती हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, हमारे देश में 6 माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी है। अभी रिसेंटली लेटेस्ट माइनॉरिटी कौन सी ऐड की गई है हमारे देश में, ये आप लोगों को बताना है। माइनॉरिटीज के लिए 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। यानी कि इनके अधिकारों को भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को दिया गया है, अंग्रेजों नहीं सॉरी बाहर वालों को दिया गया है, ऐसा लगता है अंग्रेज बाहर वाले हैं बस। ठीक है, तो मतलब हमारे ही देश के लोगों के लिए ये बेसिकली अधिकार है। आप लोग बोलेंगे यार ये भी बता दो कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो अंग्रेजों को भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए यहां पर ये है आर्टिकल 14। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया और हमने कोई क्राइम किया दोनों को अलग अलग सजा मिलेगी, नहीं, दोनों को एक ही जैसी सजा मिलेगी एक तरीका क्राइम करने पर। आर्टिकल 20 रेस्पेक्टिव जो भी यहां पर ऑफेंस किया था उसके बारे में बात की जा रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको राइट टू लाइफ मिलेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ और लिबर्टी छीन ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आर्टिकल 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, अगर कोई बाहर का भी पढ़ने आ रहा है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को हमारी कंट्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसके चलते हम लोगों ने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 2002 में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो इसके चलते हम लोग जो है एक तरीके से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही राइट टू यहाँ पर आर्टिकल 22 हो गया, इसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है, अगर किसी को भी फालतू में ऐसे नहीं अरेस्ट कर लेंगे और कहीं पर भी डाल देंगे। आर्टिकल 23, 24 जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, बहुत ही प्यारे आर्टिकल है यहाँ पर, ये खासकर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं अगर गलत तरीके से कहीं पर वो फंस रहे हैं। जैसे अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि उनकी देह व्यापार किया जा रहा है, जैसे महिलाओं को कई बार वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, फोर्स लेबर वगैरह, ये सारी चीजें उनको रोकता है यहाँ पर ये। इसी के साथ में बच्चों के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 24, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह कहीं पर भी चाइल्ड लेबर वगैरह फोर्सफुली ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आर्टिकल 24 बच्चों के बारे में याद रखेगा। और 25, 26, 27, 28 ये तो सारे आप लोगों को पता ही है। हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो हम लोग सबको अधिकार देते हैं कि वो अपने धर्म को अच्छे से एंजॉय कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आता हो, तो अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के आर्टिकल है, फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी हिजाब जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें आर्टिकल 25 बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो ये 2 आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को बताए, मेरा बेसिक पर्पज यहां पर ये था ताकि आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी आ जाए कि ऐसे ऐसी चीजें आप लोगों से क्वेश्चन। देखिए फिलहाल यूपीएससी का पैटर्न देखोगे ना आप लोग, एक नेक्स्ट लेवल का हो गया है। ठीक है, तो रटने वाली चीजें आप लोगों को वहां पर पूछी नहीं जा रही है, आप लोग अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर जाओगे तो सारी चीजें कवर करके ले जाओगे। तो इसलिए चीजों को समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद नहीं रखनी है, याद भी रखनी है, पर लेकिन रटनी नहीं है, याद भी रखनी है, समझकर याद रखनी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कोई भी चीज जो है रटना नहीं है, उसको समझकर याद रखना है। और समझकर याद रखने का तरीका क्या होता है, चीजों को रिवाइज करो एज मच एज यू कैन, जितना आप लोग कर सकते हैं उतना ज्यादा चीजों को रिवाइज करो, तो लंबे समय तक चीजें आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है,
एक और छोटी सी बात बता देता हूं, जब सिटीजनशिप के बारे में इतनी बात चली रही है, यहां से क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। वैसे पॉलिटी में सिटीजनशिप बाय वीर सर्च कर लेना, वहां पर पूरा सिटीजनशिप के ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहां पर, तो इंडियन सिटीजन जो है उसके बारे में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देखने को मिलेगा। और हमारे देश में एक कानून भी है जिसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलते हैं। हालांकि ये हमारे देश में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कौन सा किया गया है, तो आर्टिकल बोल रहा हूं, तो 2019 में अभी रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो रहे हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये एक अलग टॉपिक हो गया, कौन सा सिटीजन के लिए अधिकार है, कौन सा बेसिकली फॉरेनर के लिए अधिकार है। सिटीजनशिप के बारे में पूछ लेंगे। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली, उसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से देश से हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज को अलाउ किया गया है। तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, जो दूसरी कंट्री में माइनॉरिटी है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब इसी के साथ में अफगानिस्तान, उनको हमारे देश में अलाउ किया गया है। अगर वो 2014 से पहले आ चुके हैं तो उनको हमारे देश में सिटीजनशिप मिलेगी। और दो कानून होते हैं, अगर गलती से कोई एंट्री कर ले उनको बाहर बेसिकली निकाला जाता है देश से। एक तो है फॉरेनर एक्ट 1946 और दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1920। तो ये दो कानून उनके ऊपर नहीं लगेंगे, तो इनसे उनको एग्जेम्पशन यानी कि छूट मिल जाएगी अगर वो यहाँ पर हमारे देश में आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह कि कोई गलती से हमारे देश में आ गया, पासपोर्ट वगैरह नहीं है, तो उनको बाहर निकाला जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है इन दो कानूनों के हिसाब से। अब ये दो कानून उनके ऊपर नहीं लगेंगे अगर यहाँ पर हम लोगों ने उनको अलाउ कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। इसीलिए कई सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ किया गया है। तो ये बोला गया था, तो इसके चलते बोला गया जो रोहिंग्याज हैं उनके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर उनको भी तो अलाउ करना चाहिए। तमिलियन कम्युनिटी है जो श्रीलंका में प्रॉब्लम फेस करती है, उनको अलाउ करना चाहिए। जिंगजियान रीजन में जो चाइना के अंदर कम्युनिटी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको अलाउ करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोवर्सी रहती है, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजें और सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजें, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप तो अपनी सेहत का ध्यान रखते नहीं है, तो मुझे ही रखना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार अवेयर कराता रहता हूँ। कोशिश करो कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, और खासकर बच्चों के लिए भी, 12 से लेकर 14 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर दवाई जो है वो स्टार्ट की जा रही है। तो आप लोग अपना डोज जो है वो जरूर लगवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्बेवैक्स करके यहाँ पर जो आप लोग ले सकते हैं, इसके चलते यहाँ पर प्रॉपर चीजें स्टार्ट की जा रही है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आपने किसने अपने डोज ले लिए हैं, सबने, यस या फिर नो? कई सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, भाई साहब मेरे दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरे दोनों डोज पूरे हो चुके हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। कोई ऐसा है अभी भी कोई भी डोज नहीं लगवाया, यहाँ अब तक एक भी डोज नहीं लगवाया, उस वो नो लिखेगा, और जिसने दोनों डोज लगवा लिए वो यस लिखेगा, और जिसने अब तक एक लिखवाया वो 1 लिखेगा। तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि अभी कितने सारे लोग बचे हुए कि जो अब तक दोनों डोज कंप्लीट नहीं किए हैं। तो बताइएगा जरूर, और इसको देखिए थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए आप, बीमारियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, वरना अपने आप में ही दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 2-3 आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई, फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर ये आर्टिकल है। इसमें क्या क्या बातें बोली गई है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये है। एक तो यहाँ पर ये देखिए, इन्फ्लेशन जो फरवरी में था, ठीक है, अभी यहाँ पर भी कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ है। अगर आगे बढ़े यहाँ पर 2020 में, 2021 में और 2022 में, तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर टिका हुआ है। और कौन सा इन्फ्लेशन? ये रिटेल इन्फ्लेशन की बातें की जा रही है। तो दो तरीके के इन्फ्लेशन आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए, एक को बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरे को बोलते हैं होलसेल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसी के साथ में यहाँ पर और बातें की जा रही है। होलसेल इन्फ्लेशन का जो प्राइस है वो 13.11 हो गया है, कहीं 13.11%। तो यहाँ की इन्फ्लेशन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये सारा जो भी आर्टिकल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये आप लोगों का जो बिजनेस सेक्शन है द हिंदू का, उसमें यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। तो मुझे लगा कि सारी ये जो इस तरीके की जो बातें हैं सबको एक ही जगह आप लोगों को इकट्ठा करके बता देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना लगे, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी समझ में आ जाए। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है 25%, और इंपोर्ट जो है वो अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 36%। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं, यानी कि सामान खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है, तो फिर ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड में कमी, यानी कि खरीदने वाला हमेशा दबा हुआ होता है, एक तरीके से नीचा होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट इंसान जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बोल सकते हैं कि दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हैं, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर चलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मुझे एक कोटेशन लगती है हमेशा, कि आप लोग कोशिश करो कि अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेकर चलो। तो उसी के बारे में बात की जा रही है।
तो WPI जो है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर WPI जो इन्फ्लेशन है वो 13 हो गया, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको बोलते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कस्टमर के बेस पर काउंट किया जाता है, ये अभी बढ़कर लगभग 6 के ऊपर हो गया है। तो हमारी कंट्री में जो टारगेट है वो टारगेट से भी ऊपर चला गया। यहाँ पर ये वाला इन्फ्लेशन टारगेट क्या था, +4 +-2, उसके बारे में मैं सारी बातें करूंगा, और इन्फ्लेशन कैसे कैसे बढ़ता है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है। होलसेल का मतलब क्या होता है, जब कहीं कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा है और फिर यहाँ पर दुकानों पर प्रोडक्ट पहुंच रहा है जो कि इकट्ठा खरीद कर लेकर आते हैं, उन्हें बल्क में खरीद लिया सामान बेचने के लिए, तो वाली चीज देखने को मिलेगी। अरे हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आज जो है कंज्यूमर राइट डे भी है, ठीक है। तो उसके चलते भी आप लोग चीजों को, अपने अधिकारों को याद रखिएगा। कंज्यूमर राइट डे यानी कि बीइंग ए कंज्यूमर आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें आप लोगों को मिलती है उसके बारे में आप लोगों को सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, और किस तरीके से आप लोगों को चीजों को यूटिलाइज करना है। तो कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। कल शाम जो वीडियो आई थी उसी में मैंने डिटेल में आप लोगों को ये पढ़ाया भी था। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अब की बार की थीम क्या है कंज्यूमर राइट डे की, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। याद होनी चाहिए आप लोगों को, कंज्यूमर वो होता है जो कि सामानों का एक तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, सेल्फ अपने लिए सामान खरीद कर लेकर आता है। तो इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंज्यूमर के ऊपर। तो वही बातें यहां पर की जा रही है। तो कंज्यूमर यहां पर बेसिकली ये रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करती है, तो एंड प्राइस पर एंड पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो एक बार इन्फ्लेशन आप लोग समझिए कैसे कैसे बढ़ता है, उसके बाद में मैं आप लोग कई सारी बातें फिर बताने वाला हूं, ठीक है। इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेसिकली महंगाई, ठीक है। और यहां पर जो 6 बोला गया है ये डायरेक्ट 6 नहीं है, ये 4 +-2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में ये टारगेट यहां पर रखा गया है। यानी कि 4 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आप लोगों को 2 देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होनी चाहिए वो 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। अब महंगाई भी कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि मार्केट में सामान खत्म हो गया, एक इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा पहुंच गए, ठीक है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। एक है कि ऑलरेडी सप्लाई नहीं हो रही है, एक है कि सप्लाई ठीक ठाक चल रही थी, एकदम किसी को बहुत ज्यादा चीजें एकदम जाके खरीद लिए बहुत सारे सामान, कहीं से पता नहीं किन को जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं किसी कॉलेज में एकदम बोला कि हाँ कल को जो है ये चीज आप लोगों को दिखानी है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो पता चला बहुत सारे लोग पता नहीं क्या खरीदने पहुंच गए यहाँ पर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एकदम मार्केट में डिमांड बढ़ जाना। कल को कोई बोल दे कि नमक की थैली जो है वो मार्केट में मिलनी बंद होने वाली है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया जो है पता चला यहाँ पर 15-15 20-20 नमक की थैली लेकर घर में बैठ गई, तो वाली बात होती है। तो वो एक तरीके से अनवांटेड डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो एक अलग चीज होती है। वैसे 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तीनों तरीकों पे भी अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछने लग जाऊं तो कई सारे बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। तीनों में से अगर पूछ लूं कि सबसे बेहतरीन इन्फ्लेशन कौन सा है, आप लोग बोलोगे इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। जी हाँ, इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। इकोनॉमी के अंदर जो होती है वो कुछ चीजें जो होती है, जो गलत चीजें वैसे बाहर से देखने में लगती है अच्छी होती हैं। वो नहीं सुना आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो जी हाँ कुछ इन्फ्लेशन अच्छे होते हैं। अब वो कैसे अच्छे होते हैं तो आप लोगों को अभी पता चलेगा। यहाँ पर एक इन्फ्लेशन है जो कि काफी अच्छा माना जाता है, यह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में डिमांड को बढ़ाने वाला इन्फ्लेशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको खरीदने वाले बहुत सारे आ गए तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। अब डिमांड क्रिएट होगी, अब मार्केट में किस चीज की, मान लीजिए मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, या फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी गोलगप्पे की। तो किसी को गोलगप्पे खाने, तो गोलगप्पे खाने के लिए ब्रेड पकौड़े तो अभी बनेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी मोदी जी जो है इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं। सॉरी यार, मजाक तो थोड़ा सीरियस सुन लेना, ठीक है। कई सारे कमेंट करने लगते हैं। मोदी जी ने बोला था ना कि जिसको जॉब नहीं मिल रही है ब्रेड पकौड़े बना लो, वो सब चीजें काफी मतलब सुनने में कई बार चीजें बुरी लगती हैं। जो बेरोजगार है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, कमेंट कर देना। पॉलिटिशियन चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मतलब अगर दूसरे मतलब राहुल गांधी साहब हो, मतलब कोई भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, जिंदगी कट रही है, मजे में चल रही है। उनसे पूछो जिनके घर में बेसिकली जिंदगी रुकी पड़ी है, ठीक है, उनके माँ बाप को सांस नहीं आ रही है, वो सारी चीजें। तो पॉलिटिशियन तो निकल लेते हैं कमेंट कर ये कर देंगे तो आएंगे, तो वो कर देंगे। चलो भाई साहब कर लो तुमको जो करना है। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि डिमांड मार्केट में अगर इंक्रीज हो गई है तो सीधा सीधा पर्पज ये निकल के आता है कि अब आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप लोग गोलगप्पे बनाने हैं, फिर ब्रेड बनाना है, तो आप लोगों को और ज्यादा यहाँ पर सामान लाना पड़ेगा, और ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे बनाने वाले, और सप्लाई करने वाले भी लोग रखने पड़ेंगे। तो कई सारे लोगों की जॉब क्रिएट होगी। यानी कि अगर मार्केट में डिमांड अच्छी होती है तो इसीलिए कल को कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई फोन खरीद रहा है, तो डिमांड हो रही है ना, तो डिमांड की वजह से लोग जो है यहाँ पर सामान खरीदने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को जॉब मिल रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब बनाना पड़ रहा है। तो डिमांड इन्फ्लेशन जो है, डिमांड पुल, यानी कि डिमांड की वजह से जो पुल हुआ वो इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
दूसरा यहाँ पर बुल्ट इन इन्फ्लेशन। बुल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब क्या है, आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में 15 तारीख को महीने की सैलरी मिल जाती है आप लोगों को। अब उस कंपनी में मान लीजिए 5000 इंप्लॉई हैं और वो सारे के सारे एक ही एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब सबको सैलरी मिली, अब सबके सब पहुंच गए, कोई मॉल में पहुंच गया, कोई घड़ी लेने, कोई मोबाइल लेने, कोई लैपटॉप लेने, अपना मतलब एंजॉय करने के लिए, कोई मार्केट में खाने पीने के लिए। तो वहां पर सैलरी अच्छी खासी बढ़ रही है, इसलिए मार्केट में लोग जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो ये भी आप लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों के हाथ में पैसा है और आप लोगों ने इसको खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा तीसरे नंबर के बारे में, ये नेगेटिव है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है रस्साकसी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन वाली, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। बेहतरीन सब तो इसके लिए हालांकि मुनासिब नहीं होगा, ये बड़ी घटिया तरीके और आप लोग बोल सकते हैं दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है। मुद्दा यहाँ पर यह कि उसकी वजह से तेल के प्राइस बढ़ गए। अब यहाँ पर अगर तेल के प्राइस बढ़ गए, ऑयल के प्राइस अगर बढ़ गए, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, दिक्कत ये है टोटल जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को कहीं सामान लाने ले जाना है तो अब आप लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। गेहूं दुनिया भर के रस्से से ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे जाते थे, अब रस्से से गेहूं नहीं आ रहे, तो गेहूं का दाम बढ़ गया मार्केट में, ठीक है। तो इसकी वजह से कल को चलकर गेहूं से कोई बनाने वाला प्रोडक्ट है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। कल को चलकर रस्से से जो गैस आती थी, मान लीजिए हीलियम गैस हम लोग रस्से से लेकर आ रहे हैं, अब रस्से में तो वॉर चल रही है, वो हीलियम गैस बेच नहीं पाएगा। अब जहां जहां पे हीलियम गैस आती थी वहां पे पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीलियम का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी कि चाय की पत्ती या फिर कॉफी जो है मार्केट में महंगी हो गई, इसकी वजह से चाय या कॉफी का प्राइस बढ़ गया। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बड़ा ही नेगेटिव तरीके का होता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना इस तरीके से, वो भी यहाँ पर कॉस्ट की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर, और ये अपने हाथ में भी नहीं होता है, इसका क्या ही कर ले बस, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग एक प्रोडक्शन ले सकते हैं पर लेकिन एक हद से ज्यादा क्या कर लेंगे। तो ये ऐसा डिटेल है, मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ा दिया इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक, कि इससे कल को क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा ना, तो आप लोग आंसर दोगे, और ऑलरेडी इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डायरेक्ट आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का, वो 1935 में बनाया गया था, ठीक है। तो 1935 में जब बनाया गया था, तो अप्रैल फूल जिसको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन बनाया गया था। यहां पर अगर बात करें, ये आगे चलकर नेशनलाइज किया गया 1949 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता इनके ममता बनर्जी जी के पास में था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो पहुंच गया वो मुंबई में पहुंच गया 1937 में। अब यहाँ पर कौन है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए कौन है। इसी के साथ में बात करें तो फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नर, वो थे यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ओसबोर्न स्मिथ थे यहाँ पर। आज के डेट में कौन है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ये बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप लोगों को यहाँ पर एक दो ऑप्शन अगर ढंग से पता है, जो बहुत बार मैं बता चुका हूं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, यानी कि महंगाई कैसी होनी चाहिए। तो ये याद रखेगा, जहां से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कहां से ओरिजिन हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है 1934 का, उससे निकाल कर लेकर आ गया। 45ZB जो अमेंडमेंट किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव यही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और इन्फ्लेशन भी कितना, ये 4 प्लस माइनस 2 के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन 2 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए, यानी कि महंगाई जो है वो इसके बीच में होनी चाहिए। पर लेकिन अभी मैंने देखा, आप लोगों को बताया कि महंगाई जो है 6 से भी ऊपर चली गई है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। कंपोजिशन क्या होता है, 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर में, 3 आरबीआई से निकल कर आते हैं और 3 गवर्नमेंट से निकल कर आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर हम लोगों को क्या देख रहे हैं, इसमें बोला गया 12 मेंबर है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहां पर काम खत्म हो गया। बोला गया चेयरमैन कौन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी गलत हो गई, मैंने बताया आरबीआई के गवर्नर है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी यहां पर इनकरेक्ट होगी, तो आंसर यहां पर ए सही हो गया। तो अगर रेगुलर आप लोग ढंग से लेक्चर को सुन रहे हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल की पढ़ाई आप लोग की हो रही है। तो इसलिए कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोग का नहीं छूटता है, अगर ढंग से आप लोग चीजों को कवर करके चलते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग के सामने, ओके। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग का नहीं होना है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 38 पैरेलल जो है वो डिवाइड करती है कौन सी कंट्री को, यूएसए, मैक्सिको, सुडान, साउथ सुडान, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो देखता हूं कौन कौन जो है वो इसका सही आंसर देता है, तो अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा।
डिटेल में यहाँ पर बातें की जा रही है इसके बारे में कि अभी जो है ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन की वजह से बढ़ रहे हैं, पर रियलिटी में थोड़ा सा अंदर घुसकर इसके बारे में आप लोगों को बातें बताने वाला हूं कि जो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग समझ सकें। रसिया और यूक्रेन तो हम लोगों ने 1 मिनट में बोल दिया कि इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। रसिया कितना इंपोर्ट करता है, कहां से चीजें निकल कर आती है, सॉरी रसिया कितना एक्सपोर्ट करता है, दुनिया में कहां पर कितना चीजें एक्सपोर्ट की जाती है, हमारा देश कहां पर है आज के दिन में, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं। तो यहां से सबसे पहले तो अगर आप लोगों से पूछे कि ये न्यूज में किस लिए आ गया, अभी यूएसए के द्वारा क्या किया गया, अभी रसिया के ऊपर बैन लगा दिया गया किस चीज को लेकर कि हम लोग रसिया से जो है वो क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदेंगे। ये किसने बोला है, ये यूएसए ने बोला है। तो यूएसए ने बोला है कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, तो ये हमारी सेहत पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। यूएसए ने बोला है नहीं खरीदेंगे, तो हमको क्या दिक्कत है इसमें। तो एक एक बात मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। अगर मोटे मोटे तौर पर आज के दिन में हालांकि चीजें चेंज हो चुकी हैं, पर फिर भी एक आइडिया सा आप लोग रख सकते हैं। हम लोग जो खरीदते हैं सबसे ज्यादा हम लोग जो खरीदते हैं बेसिकली चीजें, तो 2017-18 तक मैंने बता रखी है, 2013 से लेके तो इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुला, नाइजीरिया और यूएई। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कंट्री जिससे हम लोग काफी लार्ज स्केल पर अपना जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। जब मैं क्रूड ऑयल बोलता हूं, कच्चा तेल बोलता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर ले रहे हैं, उसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आगे चलकर हम लोग उसमें से पेट्रोल निकाल रहे हैं, ग्लिसरीन निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, मिट्टी का तेल निकाल रहे हैं। तो ये इसके प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, जो कंट्री जितना ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेगी यानी कि कच्चा तेल खरीदेगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचेगी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था अभी एक रिसेंटली एग्जाम में कि हमारी कंट्री जो है यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करती है, तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि क्रूड ऑयल में से निकाले गए प्रोडक्ट, उनको आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हो। एक बैरल जो कि आप लोगों के सामने रखी हुई है, इसमें लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 158.9 या फिर टोटल आप लोग बोल सकते हैं 159 लीटर के करीब आप लोगों को इसके अंदर आज के दिन में जो क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, जो कि हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक बैरल के अंदर लगभग इतना आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिसेंटली अभी इस बैरल का प्राइस जो है वो $139 के करीब यहां पर पहुंच गया, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो $140 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी मुद्दा यहां पर यह, एक टाइम ऐसा था यही जो प्राइस है वो यहां पर 40 से लेके 60 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा था। अभी यही जो प्राइस है ये बढ़कर 140 हो गया है। तो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। हमारी जैसी कंट्री जो कि लगभग 85% अपना क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आती है, तो ये समझो कि हमारे ऊपर कितना बड़ा बर्डन पड़ जाएगा अगर जो यहाँ पर 50, 60, 70 की जो चीज थी वो डबल हो गई है। मान लीजिए 70 अगर यहाँ पर डॉलर पर बैरल भी था, अब यहाँ पर ये हो गया 140, यानी कि डबल पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इससे अपना खर्चा आप लोग समझ सकते हैं, यानी हमारे देश पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो 14 साल में सबसे ज्यादा हाई प्राइस यहां पर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की वॉर की वजह से, और यूएसए ने यहां पर जो अभी एक्सपोर्ट करने से इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसकी वजह से यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो 7 मार्च को यहां पर ये काफी बड़ा एक तरीके से प्राइस में आप लोगों को उछाल देखने को मिली, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आ गई। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि ये नोट डाउन करते हुए आप लोग चलेगा अगर आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करें, और अगर आप लोग जस्ट ऐसे ही अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप लोगों से पूछे कि जो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है तेल, तो वो कौन करता है, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है सऊदी अरेबिया पहले नंबर पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस करता है यूएसए, और तीसरे नंबर पर प्रोड्यूस करता है यहाँ पर रसिया। तो दुनिया में टॉप 3 वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो सऊदी अरेबिया, यूएसए और रसिया। तो रसिया दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर बात करें यहाँ पर अभी रिसेंटली 2022 के महीने की अगर बात करें, रसिया के द्वारा यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जा रहा था वो 11.3 मिलियन बैरल पर डे, 11.3 मोटे मोटे तौर पर, चलो आप लोग 11 मान लीजिए, 11.5 मान लीजिए। अगर सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें तो वो लगभग 17.5, ठीक है, तो 17.5 मिलियन बैरल पर डे, और यूएसए जो है वो लगभग 12 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया जो कि काफी आगे है यूएसए से भी, और दूसरे नंबर पर यूएसए, और रसिया और यूएसए में कोई ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है, लगभग एक जैसे यहाँ पर ये आप लोगों को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में आप लोगों को कंफ्यूजन नजर नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है मेरा बोलने का,
मतलब यहां पर यह कि अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है क्रूड ऑयल का और इसी के साथ में क्रूड और ऑयल प्रोडक्ट का, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी कि रसिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, क्योंकि रसिया की पॉपुलेशन काफी कम है, ठीक है, तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल भी और ऑयल के प्रोडक्ट भी, मैंने बोला ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो सब चीजें, तो ये भी रसिया ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें रसिया जो है वो नंबर 1 पे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसी के साथ में अगर बात करें, अगर क्रूड के बारे में बात करें, बस कच्चे तेल के बारे में, तो उसमें सऊदी अरेबिया टॉप पर देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों में मिला ले अगर यहां पर एक्सपोर्ट करने में ऑयल प्रोडक्ट भी और क्रूड भी, तो रसिया टॉप पर है। और अगर बात करें क्रूड के बारे में, तो आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, जो कि ओनली आगे है इससे, दूसरे नंबर पर वहां पर भी रसिया आ जाता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को आंकड़े, ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस पर बैन लगाया जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा दुनिया के ऊपर, वो बातें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा। रसिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है यहाँ पर नेचुरल गैस। आज के में अगर मोटे मोटे तौर पर यूरोप के बारे में आप लोग बात करेंगे, तो यूरोप के अंदर लगभग 32% जो नेचुरल गैस है यहाँ पर यूरोप के अंदर में, इसमें यूके भी आ गया जो कि अलग हो चुके हैं आज के में यूरोपियन यूनियन से, तो 32% समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि 1/3 लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि इनकी खाना पूर्ति जो की जाती है वो किससे की जाती है, वो की जाती है रसिया के द्वारा। तो रसिया के ऊपर अगर बैन लग रहा है तो ऐसा नहीं कि रसिया के ही ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इनके ऊपर भी इंपैक्ट काफी लार्ज स्केल पर पड़ने वाला है, पर ज्यादा रसिया के ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रसिया की जो इकोनॉमी है, रसिया की जो जीडीपी है, अगर उसके बारे में बात करूं, उसमें लगभग इसका जो रिवेन्यू इसके पास में आता है, तो 36% रिवेन्यू जो है वो यहां पर इसी एक्सपोर्ट से आता है। तो सोचो रसिया के पास में 36% रिवेन्यू जो है उसका कट हो जाएगा, या फिर पैसों के मामले में बात करूं तो $330 बिलियन जो आते हैं वो कट हो जाएंगे। और रसिया की करेंसी क्या है, वो है रूबेल, ठीक है। तो रूबेल में अगर बात करूं तो रसिया के 25 ट्रिलियन रूबेल जो है वो यहां पर अभी सदमे में चले जाएंगे अगर इसके ऊपर ये यहां पर बैन लगाया जाता है इस तरीके से। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये बेचता है सामान, जो ये भी यहां पर ये गैस और नेचुरल ये क्रूड ऑयल वगैरह, इसकी वजह से रसिया जो है वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है अपनी कंट्री के अंदर। इतना सारा डोमेस्टिक यहां पर ये व्यापार करता है, इसीलिए रसिया की इकोनॉमी दुनिया डूब रही थी और 2021 में भी रसिया की इकोनॉमी जो है 7% से ग्रोथ कर रही थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रसिया को कितना फायदा इस चीज से होता है। तो अगर रसिया के ऊपर इंपैक्ट डाला जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अगर रसिया के ऊपर यहां पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, तो रसिया की इकोनॉमी जो है वो धाराशायी यहां से हो जाएगी। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाता है। अब यहां पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, यहां पर वॉशिंगटन का जो मूव है उससे रसिया या फिर ग्लोबल क्रूड ऑयल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर इससे आप लोग बात करें। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रसिया जो है वो काफी लार्ज स्केल पर ये प्रोडक्ट जो है ये चीजें जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यूएसए जो है अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो आज की डेट में इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूएसए खुद जो है वो 1/10 जो है उसका अगर बात करें जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो खरीद रहा है वो रसिया से खरीद रहा है, यानी कि यूएसए खुद रसिया से खरीद रहा है। आप लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए यूएसए बड़ा चालू आदमी है, वो सोचता है कि अपना प्रोडक्ट खत्म ही क्यों करना है, अपना प्रोडक्ट बाद में यूज करते रहेंगे, बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये शानो नहीं, शानी बिल्ली आप लोग बोलते हो, तो यूएसए जो है वो शानी बिल्ली है। अब यहाँ पर अगर ये बैन लगाता है तो 1/10 जो है वो रसिया से प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं खरीदेगा। सेम बात आज के में यूके जो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रसिया के ऊपर, उसके बारे में ये माना जाता है कि वो भी बोल चुका है, डायरेक्ट तो उसने नहीं बोला कि हम लोग आकर खड़े हो गए हैं बेसिकली यूएसए के साथ में हम भी बैन लगा देंगे, पर हाँ यूके लगभग 8% जो डिमांड है यूके की वो सप्लाई की जाती है रसिया से, वो भी इसको कट करेंगे। यूरोप जो है वो आने वाले टाइम में और भी कई सारी कंट्री कट करने के लिए बोल रहा है, पर लेकिन इससे रसिया के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है चाइना। चाइना आज के डेट में अकेले रसिया से लगभग 20% जो रसिया का ऑयल है वो चाइना खरीद रहा है। और रसिया ने अभी गुहार लगाई है यहाँ पर इंडिया से भी, तो इंडिया से भी हेल्प मांगी है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर इंडिया भी तो यहाँ पर ये काम करने लगी तो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी बात की जा रही है यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ओईसीडी, यूरोप के अंदर भी कई सारी कंट्री हैं जैसे बेलारूस वगैरह, ये सब जो कि अभी यहाँ पर रसिया के काफी ज्यादा सपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कलेक्टिवली लगभग 60% ऑयल एक्सपोर्ट उनको होता है। यानी कहने का मतलब ये, अगर कल को यूके, यूएसए या फिर इसके एक दो अलाई अगर छोड़ भी देते हैं तो रसिया के ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर अगर ये बोलो कि बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो वो बोलना भी गलत होगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं यूरोपियन बायर और अगर चाइना अगर दोनों ही इंपोर्ट करना बंद कर दे तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो चाइना के ऊपर रसिया की डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, चाइना इसका आगे चलकर इस्तेमाल भी कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर अगर इस तरीके से आप लोग इसको समझ के चलोगे। हमारी कंट्री के बारे में अगर कुछ बातें मैं आप लोगों से करूं, हम लोग ऑलरेडी तेल का प्राइस जो है इतना महंगा हो जाता है, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी जुगाड़ कर रखा है। और वो जुगाड़ क्या है? वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। तेल खरीद कर लेकर आओ, अपने यहाँ पर कुएं में भरना स्टार्ट कर दो। कल को चलकर यार ये लड़ते रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरीके से, इनके लड़ने से हमारे देश की सेहत पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में जो हम लोग अलग अलग जगह पर
ये आज के में अपनी स्टोरेज बना रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहां पर बना रहे हैं, इंपोर्टेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो लिमिटेड है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि हमारी कंट्री में ओन किया जाता है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आता है। 2005 में इसको बनाया गया था। तो एक अलग से स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर करा दिया ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर में नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। हमारा देश क्या खरीदता है, अब यहां से कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो तरीके के नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट में तेल मिलते हैं, एक तो बोलते हैं ब्रेंट और दूसरे को बोलते हैं WTI। ठीक है, WTI जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो यानी कि ये जो WTI है ये यूएसए वाला तेल है, और ये जो ब्रेंट ऑयल है ये आप लोगों को ब्रेंट क्रूड जो है ये आप लोगों को दूसरे अलग अलग एरिया से निकलता हुआ नजर आता है। हमारी कंट्री मैक्सिमम क्या खरीदती है और हमारा प्राइस जो है वो किससे डिसाइड होता है, वो ब्रेंट से डिसाइड होता है। तो ये याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए नॉर्मली जो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो ओशन से निकाला जाता है, यानी कि ओशन के अंदर यहाँ पर ये नॉर्मली निकाला जाएगा। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ओशन के अंदर मान लीजिए नॉर्थ सी में से निकाल रहे हैं, तो नॉर्थ सी में आराम से जहाज जाएंगे, भरकर इसको ले आएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आसान रहेगा। पर लेकिन सोचो अगर कोई तेल जो है वो इंडिया के अंदर से निकाला जा रहा है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से, पहले उसको आप लोगों को कहां तक लेकर आना पड़ेगा, उसको कोस्टल एरिया तक लेकर आना पड़ेगा, फिर जहाज में भरेंगे, फिर लेकर जाएंगे। तो जो जमीन से निकाला गया तेल है वो महंगा पड़ता है, जो समुद्र से निकाला गया तेल है वो सस्ता पड़ता है। इसलिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता पड़ता है, हम लोग यही खरीदते हैं, और WTI जो है वो महंगा पड़ता है, जो कि यूएसए में ये फील्ड से निकाला जाता है, जबकि ये ओशन से आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे यहां पर अगर बात करें लाइट और स्वीट के बारे में, तो बोथ आर रिलेटिवली लाइट है, बट ब्रेंट जो है वो स्लाइटली हायर है एपीआई में। यहां पर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है उसकी ग्रेविटी के हिसाब से अगर माने तो ब्रेंट जो है वो स्लाइटली हायर है, यानी कि थोड़ा सा भारी है। ठीक है, WTI जो है वो थोड़ा सा लाइटर है। तो ये एक डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट। मीठा कौन है, WTI थोड़ा मीठा ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर बोले कि यहाँ पर इसका मीठे की क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें लोअर सल्फर कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सल्फर कंटेंट जो है वो डिसाइड करता है कि मीठा है या खट्टा है। तो पीना नहीं है इसको, ठीक है, आज चलो तेल ही पीकर देख लेते हैं थोड़ा मीठा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्वीटर इसको कंसिडर किया जाता है। हमारी कंट्री जो ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदते हैं सस्ता पड़ता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आप लोग याद रखिएगा। तो लैंडलॉक एरिया से अगर खरीदा जाएगा तो महंगा पड़ेगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैंने आप लोग कई बार बता भी रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। अगर ये चीजें सस्ती हो जाती हैं तो हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो काफी कम पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी कंट्री के साथ में डायरेक्टली आप लोगों को चीजें कनेक्टेड नजर आ जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा हमारी कंट्री अगर तेल महंगा करती है हमारी कंट्री में, तो इसके कई सारे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि हमारी कंट्री में बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आज के डेट में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है जब ये चीजें महंगी होती हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पैसा जो होता है बाहर चला गया, काफी कम जो यहाँ पर हमारे पास में पैसा देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो चलते रहते हैं इसके चलते, और जनता पर डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को इसका देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी एक उम्दा तरीके का आर्टिकल था जो मैंने डिटेल में आप लोगों से कवर किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने बता दी, कौन कौन कितना प्रोड्यूस करता है, क्या क्या इंपैक्ट है, और यहाँ पर अभी फिलहाल क्या इशू चल रहा है। ठीक है, क्यों प्राइस बढ़ रहे हैं और क्यों यहाँ पर रशिया को यहाँ पर एक तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा। तो पूरा एक बेहतरीन आर्टिकल था, एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो ये डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैन पोर्टेबल ये एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कि एक जहाज को उड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि मैन पोर्टेबल हमारे कंधे पर रखकर इसको चला जा सकता है, और इसने दुनिया में अभी कोहराम मचा के रख दिया मैन पोर्टेबल ने। आप लोग बोलोगे कैसे, हमारे देश के अंदर भी टाइम टू टाइम कई बार इसको यूज किया गया है, और इसी के साथ में अलग अलग कंट्री में इसको यूज किया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या क्या मुद्दे हैं मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले तो अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि यूक्रेन में काफी ज्यादा ये एक्सपोर्ट की गई मैन पोर्टेबल, जिसके चलते रशिया के इनके द्वारा बहुत सारे जहाज उड़ा दिए गए हैं। ठीक है, ये माना जा रहा है कि रशिया के लगभग 20 के करीब एयरक्राफ्ट यहां पर इनके द्वारा उड़ा दिए गए हैं। हालांकि यहां पर यूक्रेन की मीडिया बोल रही है कि 20 नहीं है भाई साहब, 48 के करीब उड़ा दिए, पर मुझे लगता नहीं 48 उड़ाए होंगे। अगर 48 उड़ा देते तो पुतिन जो है इनको कच्चा चबा जाता अब तक। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इनके अलग अलग नाम है यहाँ पर, जैसे अगर मैं रशिया के बारे में बात करूं और यहाँ पर अभी यहाँ पर बात की जाए जो यूएसए के बारे में, तो इनके अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर स्टिंगर का नाम है यहाँ पर, ये यूएसए का है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर दुनिया में बेचे जाते हैं। और यहाँ पर इग्ला है, इग्ला एस यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए, ये बेसिकली रशिया का। तो सबने अपने अपने यहाँ पर ये सिस्टम बना रखे हैं।
ये जो सिस्टम होते हैं इनको बोला जाता है आप लोग MANPADS, यानी कि आप लोग बोलेंगे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका क्या होता है, अपने कंधों पर लेकर चल सकता है आसानी से, और इसके अंदर आप लोगों को थर्मल बैटरी देखने को मिलेगी। इसका जो बेसिकली जो लेंथ आप लोगों को नजर आती है वो लगभग 6.5 फीट के करीब है। इसका जो वेट रहता है लगभग आप लोग देखते हैं 28 से लेकर 25 पाउंड तक आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और रेंज जो है ये काफी एक अच्छे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेंज ये कमांड कर लेती है। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के कंधे पर रखकर हवाई जहाज को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। अभी रिसेंटली ये माना गया कि रसिया के द्वारा अकेले के द्वारा ये काफी लार्ज स्केल पर दुनिया को एक्सपोर्ट किए गए, लगभग 10,000 के करीब ये एक्सपोर्ट किए गए रसिया के द्वारा 2010 से लेकर अगर आप लोग बात करें 2018 के बीच में, यानी कि रसिया भी काफी लार्ज स्केल पर इनको एक्सपोर्ट करता है। सबसे पहले यहां पर किसके द्वारा बनाए गए थे, अगर इसकी हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो सबसे पहले रसिया और यूएसए के द्वारा बनाए गए थे ये 1960s में, और आज की डेट में दुनिया इनको दबाकर इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी भी हवाई जहाज को आसानी से मार गिराया जा सके, जो कि एक लो रेंज पर यहां पर घूमता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके चलते अभी यहां पर यह बोला गया कि अभी यूएसए के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट की जा रही है यहां पर ये चीजें यूक्रेन को, और यहां पर काफी सारा माल यूक्रेन तक पहुंचा है। लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 17,000 एंटी टैंक वेपन और लगभग 2,000 के करीब स्टिंगर ये यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए अभी यूक्रेन को नेटो फोर्सेस के द्वारा। तो उसकी वजह से यहां पर रसिया को काफी नुकसान हुआ है, वरना आप लोगों को लगा था कि यूक्रेन लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं यूक्रेन टिका हुआ है, अरे अब तक तो रसिया टिका देता है इसको, पर लेकिन पीछे यहां पर बेसिकली इनको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ये किए जा रहे हैं अभी रिसेंटली रसिया जो यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा नेटो के द्वारा, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इंडिविजुअल जो सोल्जर यहां पर वो इसको यूज कर सकते हैं आसानी से, तो इसके चलते अपने कंधे पर लेकर रख गया। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है, ये फायर एंड फोरगेट वाला है। फायर एंड फोरगेट मतलब जैसे यहां पर ये क्या कर रहा है, ये निशाना लगा रहा है अपने इसको देखकर यहां पर, और ये जहाज यहां पर इस पे निशाना लगाया, तो जैसे ये निशाना लगा देता है तो वो वहां पर जाकर ही लगेगा, यानी कि इसको बार बार गाइड करने की जरूरत नहीं है, एक बार छोड़ दिया और कहानी खत्म। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको फायर एंड फोरगेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो F&F यानी कि फायर एंड फोरगेट, एक बार छोड़ो और भूल जाओ, यानी कि एक बार लेक्चर सुनो और पूरा न्यूज़पेपर कवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो, तो यानी कि मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे इसको आप लोग अच्छे से सुनते रहा करो, रिवीजन कर लिया करो, तो एक तरीके से सुनो और एक तरीके से भूल जाओ, भूलना नहीं है, ठीक है। याद रखना है, रिवाइज कर लेना, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में एक बार रिकॉल जरूर कर लिया करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर इंडिया के बारे में पूछे, हमारे देश में भी क्या इसको यूज किया गया है, जी हाँ बिल्कुल यूज किया गया है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो हमारे देश में इसको जो यूज किया गया सियाचिन ग्लेशियर के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर ऑपरेशन त्रिशूल आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेशन त्रिशूल जब चलाया गया था यहाँ पर, तो उस टाइम पर हमारे द्वारा इसको यूज किया गया 1992 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि हम लोग भी इसको यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पास्ट में कहां पर यूज, किसके पास कंट्री के पास में, इंडिया के पास में, पाकिस्तान के पास में, जर्मनी, यूके, तुर्की, इजराइल, सबके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कईयों कंट्री ने अपना खुद का अलग अलग यहाँ पर डेवलप कर रखा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर रसिया और आप लोगों को बता दिया यूएसए का, ठीक है। ऐसे आप लोगों को और भी कंट्री का देखने को मिलेगा। ब्रिटिश का यहाँ पर जो नाम है उसका नाम रखा गया इनके द्वारा स्टार स्टिक, ठीक है। तो स्टार स्टिक के नाम से ब्रिटेन के द्वारा अपना नाम रखा गया यहाँ पर। स्वीडन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया जिसको बोलते हैं RBS 17, ठीक है। इसी के साथ में चाइना का है FN6 चाइना बोलते हैं। तो सबके अलग अलग अपने तरीके नाम इनके द्वारा रख लिए गए, तो ये आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो क्रीमिया क्राइसिस हुआ था 2014 में, उस पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनको ये सिस्टम बेचे गए थे 2000 जो बेसिकली 14 के बाद में। पर लेकिन यहाँ पर जो ये भी इनके पास जितना भी गया यहाँ पर उनको गलत तरीके से मिसयूज कर लिया गया, अलग अलग रीजन में उनको ने एक तरीके से गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं कई बार चीजें, तो तभी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज एक ये व्हीकल आप लोगों को देखने, वेपन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर काफी अच्छे से इस्तेमाल किया सकते हैं। लीबिया और अफगानिस्तान में भी इसका यूज किया गया। 2019 में भी यहाँ पर बेसिकली देखा गया कि काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया में कोई ना कोई इसको यूज करता हुआ पाया गया, ठीक है। इसके चलते माना जा रहा है लगभग अब तक का 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इसका यूज करने से। तो ये पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। तो साइंस एंड टेक या फिर डिफेंस के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। कई सारे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के रिलेशन के बारे में देखने को मिलेंगे, जो आप लोग जानते हैं उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत किए जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। जो पॉइंट होंगे वो मैं आप लोगों को एक एक कर कवर करके चलता रहूंगा। डिफेंस के बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल था, वो डिफेंस इंडिया के रिलेटेड है। यहाँ पर ये इंडिया किस किस से क्या क्या सामान खरीद रहा है, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे आर्टिकल अभी मैंने देखे हैं, ठीक है। अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक ऐसा ही आर्टिकल देखा था, तो मुझे लगा उसको कंबाइन कर और हिंदू के अंदर जो आर्टिकल है इसके अंदर कुछ पॉइंट है उनको कंबाइन कर मैं अलग से आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा,
ताकि एक सारी क्लैरिटी आप लोग के माइंड में इसको लेकर आ जाए। या तो अलग से डिस्कस कर लूंगा या फिर आप लोगों का जो संडे का जो डिस्कशन आता है या फिर सैटरडे में उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा एक और आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे थे, तो वहां पर उसको कंबाइन कर मैं आप लोग का डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को छूटने वाला नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कर्नाटका के अंदर आज डिसीजन आ सकता है हिजाब इशू को लेकर। तो जैसा मैंने अभी बताया था, याद रखिएगा आप लोग यहां पर रिलीजन के बारे में जब आप लोग बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये आप लोग को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर वन लाइनर आप लोग इनको बोल सकते हैं। टाटा सन्स जो है एक चीफ जो है वो एयर इंडिया को भी यहां पर चेयर करेंगे, जिनका नाम है यहां पर, नाम याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ये यहां पर अभी एयर इंडिया को भी बेसिकली चेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान के बीच में यहां पर काफी अच्छा गठबंधन देखने को मिल रहा है। चाइना अभी चाह रहा है कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, किसके अंदर, अभी यहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है जो इंडिया के द्वारा गलती से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर की गई थी। तो यहां पर चाइना इसको तूल दे रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 32 नई रोड बनाई जा रही है चाइना के बॉर्डर पर। हमारी कंट्री जो है, अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि बॉर्डर एरिया में यहां पर गांव को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते हम लोगों ने यहां पर अभी रिपोर्ट भी की थी, यहां ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए। तो इसमें बजट में भी इसके बारे में अनाउंस किया गया था, वाइब्रेंट विलेज के बारे में, ठीक है। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो अभी यहां पर उसी के चलते प्रोजेक्ट को लेकर चला जा रहा है। 90,000 करोड़ के करीब यहां पर एफोरेस्टेशन की बात की जा रही है, पैसे दिए जाएंगे लगाने के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था जब भी आप लोग पेड़ लगाया करो, आप लोग मुझे भी टैग कर सकते हैं ट्विटर पर या फिर जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ठीक है, फेसबुक वगैरह पर, जब भी आप लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग जरूर यूज किया करो। इसी के साथ में जल शक्ति मिनिस्ट्री यहां पर काम कर रही है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। फेक जो यहां पर एक क्लेम जो किए जा रहे हैं कि हमारा भी घर का आदमी मर गया, हमारे मर गया, काफी ज्यादा कंसर्न बन गए। यहां पर बहुत सारे लोग जो है फेक क्लेम कर रहे हैं कि उनको भी यहां पर हेल्प चाहिए, तो उसके चलते इश्यू निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो अभी आप लोगों को यहां पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, तो 10 पॉइंट घट गया है। तो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये बातें बोली गई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है याद रखिएगा, जिसको एमएमआर बोलते हैं। 1 लाख महिला अगर बच्चों को जन्म देती है तो उसके चलते कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर अभी जो है 113 से घटकर 110 पर आ गया। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर बोली जा रही है, जिसके चलते एक पॉजिटिव साइड आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, 70 पर लाख है, यानी कि यहाँ पर 70 आना है। अभी हमारी कंट्री का क्या है वो आप लोगों को 103 देखने को मिलेगा। तो अभी बहुत काम करना बाकी है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कई सारे राज्यों के बारे में अलग अलग तरीके से। केरला का अगर बात करें टॉप 5 में अगर बात करें, यहाँ पर केरला 30 है, ठीक है, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्र प्रदेश 58 और यहाँ पर गुजरात 70 और झारखंड 61, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी कई सारे राज्य जो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, उत्तराखंड 101, यहाँ पर वेस्ट बंगाल 109, इसी के साथ में उड़ीसा 136, ठीक है, छत्तीसगढ़ 160, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश 167 और आसाम में है 200। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो ये काफी सारी बातें जिनके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया, तो पंडित एक्सोडस के बारे में बातें की जा रही है, उसके चलते यहाँ पर काफी सारे इश्यू निकल कर आ रहे हैं। ये मूवी जो अभी आ रही है यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। यार हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सब चीजों को आप लोगों को जरूर समझना चाहिए, ठीक है। ये है रसिया जो है वो चाइनीज मिलिट्री एड जो है वो चाहता है इनके चाइना रसिया की हेल्प करे, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखते हैं रसिया जो है वो हेल्प करता है चाइना की या फिर चाइना जो है हेल्प करता है रसिया की या फिर नहीं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। यूक्रेन रसिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि बातों के बारे में बात की जा रही है कि आगे बातें करेंगे अच्छे से। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर टॉक को लेकर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बात करें, हेड करेंगे टू मॉस्को फॉर न्यूक्लियर टॉक। तो देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है, क्योंकि P5+1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया भी पार्टनर है जब यहाँ पर न्यूक्लियर टॉक के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बाकी ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और ये कल के सुडोकू का सॉल्यूशन है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था यहाँ पर मीना स्वामीनाथन, ये अभी हमारे बीच में नहीं रही। ये काफी एमिनेंट अर्ली चाइल्ड केयर जो यहाँ पर एक्सपर्ट थी, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं रही यहाँ पर ये। और MS स्वामीनाथन जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर ये बेसिकली एज ए चेयरपर्सन के तौर पर भी थी, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखते हैं। बाकी हमारी कंट्री चैंपियन है तो चैंपियन रहेगी, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो ये कल के आंसर काफी अच्छे से दिए गए यहाँ पर हिमांशी के द्वारा और सौरभ के द्वारा। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को डेली बेसिकली यहाँ पर 5 शब्द देता हूँ अंग्रेजी के, वो भी इनके द्वारा अच्छे से बताए गए।
मिशन के बारे में बात की गई, मिशन चंद्रयान, तो इंडिया फ्रांस मिलकर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेट किया जा रहा है इसरो के द्वारा और लॉन्च किया जाएगा 2023 में। रसिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है साथ में, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसी के साथ में यहाँ पर प्रमोशन कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है, तो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 19C और आर्टिकल 43B, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। माइनॉरिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी, ये पूछा था, अच्छे से आंसर दिया गया। उसी के साथ में एक लोकेशन के बारे में बात की थी, ये केरला के अंदर है, ठीक है। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है। 5 नए शब्द अगर बात करें आज आप लोगों को जो नए ऐड करने हैं, लेजिटिमेट यानी कि वैध, यानी कि जो सही हो, उसके बारे में बात की जा रही है। रिजुनेशन यानी कि कायाकल्प, फिर से चीजों को लेकर चलना, वह एक तरीके से यहाँ पर बोलते हैं किस तरीके को रिजुनेट कर देना, अच्छे लेवल पर लेकर चलना, फिर से पुनर् उसका विकास कर देना। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने बुएंट, यानी कि प्रसन्नचित, यानी कि चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी इंसान, यानी कि हर बार उसको देखो तो आप लोगों को लगेगा वाह यार कितना खुश मिजाज इंसान है। प्रोटोकॉल सरेक, यानी कि एक तरीके से ऑफिशियल प्रोसीजर, यानी कि बोलते हैं प्रोटोकॉल हो गया इसके साथ में, तो देखने को मिलेगा। कंसेंसस, यानी कि आम सहमति, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मिलकर काम करते हैं, वो वाली सहमति, तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों से पूछा था उसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को उसका आंसर भी बता देता हूँ ताकि कोई डाउट न रहे। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आप लोगों को लाइन देखने को मिलेगी, जिसको 38 पैरेलल यहाँ पर बोला गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। 2 क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम पर, उनको आप लोग जरूर देखना। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।